जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आपकी तैयारी बेहतरीन चल रही होगी। बीपीएससी की 67वीं प्री एग्जाम के लिए यूनिएग्जाम्स आईएएस संस्था अपने चैनल पर बिहार पीसीएस के प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को सॉल्व करा रहा है। इस क्रम में हम प्रश्नों को देखते हैं और उससे संबंधित विस्तृत व्याख्याएं देखते हैं। आज उसी क्रम में हम बिहार स्पेशल की हिस्ट्री सीरीज का अध्ययन करेंगे। हम बिहार स्पेशल से संबंधित ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमी से संबंधित सभी विषयों का हम अध्ययन करेंगे। उस श्रृंखला में आज हिस्ट्री सीरीज का अध्ययन करेंगे। हिस्ट्री सीरीज पे लगभग 3-4 वीडियो हमारे आएंगे। ठीक है, शुरुआत करते हैं हम वीडियो की शुरुआत करने से हम सबसे पहले बिहार का संक्षिप्त परिचय देख लेते हैं कि बिहार का विस्तार किधर किधर है। बिहार के पूर्व में कौन सा क्षेत्र पड़ता है, पश्चिम में कौन सा क्षेत्र पड़ता है, उत्तर में कौन सा क्षेत्र पड़ता है और दक्षिण में कौन सा क्षेत्र पड़ता है। देखिए, यदि हम बिहार के सबसे पश्चिमी छोर की बात करें तो बिहार का सबसे पश्चिमी छोर है ये भभुआ, कैमूर है। ठीक है, ये कैमूर भभुआ है। यदि हम उत्तरी छोर की बात करें तो ये वेस्ट चंपारण है। यदि हम पूर्वी छोर की बात करें तो यहाँ पे ये किशनगंज जिला है। और यदि हम दक्षिणी छोर की बात करें तो यहाँ पे गया जिला पड़ता है। यदि हम प्रदेश की दृष्टिकोण से देखें तो बिहार के पश्चिम में उत्तर प्रदेश पड़ता है, इसके दक्षिण में झारखंड पड़ता है, इसके पूर्व में पश्चिम बंगाल पड़ता है और इसके उत्तर में नेपाल पड़ता है। हम आगे चलते हैं। यदि हम बिहार शब्द की उत्पत्ति की बात करें, बिहार शब्द का उद्भव कहां से हुआ है, तो बिहार शब्द का जो उद्भव हुआ है यह विहार का तद्भव रूप है। विहार अर्थात बौद्ध भिक्षुओं का मठ, बिहार अर्थात बौद्ध भिक्षुओं का मठ। यहीं पे बौद्ध भिक्षु निवास करते थे। आगे चलते हैं। लोड बिल्कुल नहीं लेना है। इस तरीके से मैं आपको बिहार स्पेशल पढ़ाऊंगा कि एक बार में यदि आप ये वीडियो देख लेंगे, ये श्रृंखला देख लेंगे तो एक बार में आपको बहुत सारी चीजें क्रिस्टल क्लियर एकदम हो जाएंगी। ठीक है, अब हम यदि बात करते हैं कि बिहार क्षेत्र का सर्वप्रथम उल्लेख कहां मिलता है, कहने का अर्थ यह है कि एक क्षेत्र के रूप में बिहार का सबसे पहला उल्लेख कहां मिलता है, तो यह हम देख सकते हैं। सबसे पहले शतपथ ब्राह्मण में बिहार क्षेत्र का उल्लेख मिलता है। शतपथ ब्राह्मण में एक कथा है विदेह माधव नामक राजा की। इसी विदेह माधव नामक राजा ने मिथिला साम्राज्य की स्थापना करी थी। यह वही मिथिला साम्राज्य है जहां के राजा जनक थे, या हम उनको पूरे नाम से यदि हम बुलाएं तो विदेह राज शिरध्वज जनक इसी मिथिला साम्राज्य से संबंधित थे। सीता मां भी इसी मिथिला साम्राज्य की कन्या थी। यदि हम आगे देखते हैं, यदि हम राजनीतिक शक्ति के रूप में बिहार के उदय की बात करते हैं तो राजनीतिक शक्ति के रूप में बिहार का उदय सबसे पहली बार बिंबिसार के शासनकाल में हुआ था। राजनीतिक शक्ति के रूप में बिहार का सबसे पहला उदय बिंबिसार के शासनकाल में हुआ था। यदि हम बिहार के प्रमुख राजवंशों की बात कर लें तो 4वीं सदी में बिहार में मौर्य वंश का उदय हुआ था। 4वीं सदी बीसी में बिहार में मौर्य वंश का उदय हुआ था। 4वीं-5वीं सदी एडी की बात करें तो यहां गुप्तों का उदय हुआ, और मध्य 8वीं सदी एडी की बात करें तो यहां पे पालों का उदय हुआ। एक विस्तृत तौर पे हम नहीं देख रहे हैं, एक हल्का हल्का अभी देखते चले जा रहे हैं संक्षिप्त परिचय में। उसके बाद हम धीरे धीरे विस्तृत प्राचीन बिहार, मध्यकालीन बिहार, आधुनिक बिहार का अध्ययन करेंगे। हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कि 12वीं से 17वीं सदी तक बिहार पर मुस्लिम शासन रहा। 12वीं से 17वीं शताब्दी तक बिहार में मुस्लिम शासन रहा। सबसे पहले यदि हम बिहार नाम से इस क्षेत्र को, बिहार का सबसे पहला उल्लेख क्षेत्र के रूप में शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। बिहार शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो बिहार के तद्भव रूप से हुई है। लेकिन यदि हम बात करें सबसे पहले 12वीं सदी में मुस्लिम हमलावरों ने इस क्षेत्र को बिहार नाम दिया या बिहार नाम से संबोधित किया, ये अलग अलग चीजें हैं। बिहार का एक क्षेत्र के रूप में उल्लेख होना अलग चीज है और बिहार नाम देना एक अलग चीज है। तो सबसे पहले किसने नाम दिया था? मुस्लिम हमलावरों ने। कब दिया था? सबसे पहली बार 12वीं शताब्दी में दिया था। शेर शाह सूरी के समय बिहार एक अलग सूबे के रूप में उभरा, एक अलग प्रदेश के रूप में उभरा शेर शाह सूरी के समय। 1764 में जब बक्सर की लड़ाई होती है, बक्सर का युद्ध होता है, तो अंग्रेजों ने बिहार पर कब्जा किया, लेकिन उसे बंगाल से अलग नहीं किया। 1764 में अंग्रेजों ने बिहार पर कब्जा किया, लेकिन उसे बंगाल से अलग नहीं
किया, इसका मतलब उसे बंगाल का हिस्सा बनाए रखा। तो जब बंगाल से अलग नहीं किया तो बंगाल से अलग कब होता है? सबसे पहली बार 1911 में बिहार और उड़ीसा को, किसको बिहार और उड़ीसा को संयुक्त रूप से बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग किया गया। कब किया गया, किस वर्ष में, यदि प्रश्न पूछे तो 1911 में। यदि तिथि पूछे कि किस तिथि को यह वादा किया गया था कि बंगाल से बिहार और उड़ीसा को अलग किया जाएगा, तो वह तिथि थी 12 दिसंबर 1911 को। यहां पे देखिए ये तिथि लिखी हुई है, नोट डाउन करते जाइएगा। 12 दिसंबर 1911 को बिहार और उड़ीसा को संयुक्त रूप से बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग किया गया। 22 मार्च 1912 को बिहार उड़ीसा सहित, अर्थात कहने का मतलब बिहार और उड़ीसा को एक अलग प्रांत के रूप में गठित करने की विधिवत अधिसूचना करी गई। तो वादा कब किया गया था? वादा किया गया था 12 दिसंबर 1911 को। अधिसूचना कब जारी हुई थी? 22 मार्च 1912 को। चूंकि यह अधिसूचना 22 मार्च को जारी हुई थी, इसीलिए 22 मार्च को बिहार स्थापना दिवस मनाया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है। अब उसके बाद चूंकि बिहार हो गया तो उड़ीसा भी बना, लेकिन बिहार ने एक अलग प्रांत के रूप में कार्य करना कब प्रारंभ किया? अधिसूचना तो जारी कर दी गई 22 मार्च को, लेकिन अलग प्रांत के रूप में कार्य करना शुरू किया 1 अप्रैल 1912 को। 1 अप्रैल 1912 को बिहार एक अलग प्रांत के रूप में कार्य करना प्रारंभ किया और 28 मार्च 1936 को बिहार विधान परिषद का गठन किया गया। 28 मार्च 1936 को बिहार में विधान परिषद का गठन किया गया। प्रश्न पूछ सकता है, अब जब बिहार और उड़ीसा संयुक्त रूप से बंगाल से अलग हुए थे तो बिहार से उड़ीसा कब अलग हुआ? 1 अप्रैल 1936 को। यहां देखिए तिथि लिखी हुई है, वीडियो पॉज करिए, डेट नोट करिए। 1 अप्रैल 1936 को बिहार से उड़ीसा अलग होकर उड़ीसा को अलग किया गया और उड़ीसा को एक नया प्रांत बनाया गया। अब यदि हम बिहार के राजधानी की बात कर ले, बिहार के हाई कोर्ट की बात कर ले, उच्च न्यायालय की बात कर ले, तो बिहार की राजधानी और इसका उच्च न्यायालय पटना में स्थित है। बिहार की जो राजकीय भाषा है हिंदी है और दूसरी राजकीय भाषा उर्दू है। यदि इसके राजकीय पशु की बात करें तो यह 2013 से बैल है, उसके पहले रिक्ष हुआ करता था। यदि हम राजकीय पक्षी की बात करें तो यह गौरैया या स्पैरो है, इसके पहले नीलकंठ हुआ करता था। बहुत सारी चीजें नहीं शामिल की जा रही हैं, इसलिए कि अधिकांश चीजों की जानकारी जो क्वेश्चन देखा गया, क्वेश्चन पेपर में जहां से क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जा रहे हैं उन चीजों को हम साथ पढ़ रहे हैं। क्योंकि जब परीक्षाओं का समय होता है तो उस समय हम सारा कुछ नहीं रिवाइज कर सकते। उस समय हम वो चीजें रिवाइज करते हैं जिनकी आने की संभावना प्रबल होती है, जैसा ट्रेंड देखा जाता है। ठीक है, तो यदि हम प्राचीन बिहार की बात करते हैं, यहां से हम थोड़ा विस्तृत अध्ययन करेंगे। प्राचीन बिहार की बात करते हैं तो प्राचीन बिहार से जो आरंभिक साक्ष्य मिलते हैं, कब से, किस काल से बिहार से आरंभिक साक्ष्य मिलने लगते हैं? तो पूरा पाषाण काल से संबंधित बिहार से साक्ष्य मिलता है, मध्य पाषाण काल से संबंधित बिहार से साक्ष्य मिलता है, नव पाषाण काल से संबंधित बिहार से साक्ष्य मिलता है और ताम्र पाषाण काल से संबंधित बिहार से साक्ष्य मिलता है। मतलब कि जो ये प्राचीन काल है, प्राचीनतम काल है, पाषाण काल है, इनके चारों युगों से संबंधित बिहार से साक्ष्य मिलते हैं। अब हम ऐतिहासिक कालीन यदि बिहार की बात करें तो जो 16 महाजनपद थे, इन 16 महाजनपदों में से 3 जनपद बिहार के अंतर्गत शामिल थे, बिहार क्षेत्र के अंतर्गत शामिल थे। वो महाजनपद कौन कौन से थे? पहला अंग था, दूसरा मगध था, तीसरा लिच्छवी गणराज्य था। आगे चलते हैं, हम लिच्छवी गणराज्य के बारे में प्रमुख चीजें देख लेते हैं जो परीक्षाओं में आती है। लिच्छवी गणराज्य कहां स्थित था? प्रश्न पूछ सकता है कि लिच्छवी गणराज्य कहां स्थित था। यह गंगा नदी के उत्तर में स्थित था, गंगा नदी के उत्तर में स्थित था। लिच्छवी गणराज्य की राजधानी कहां थी? तो लिच्छवी गणराज्य की राजधानी वैशाली में थी। प्रश्न यह पूछ सकता है कि लिच्छवी गणराज्य जो था उसका वर्तमान विस्तार कहां किस जिलों तक फैला हुआ है? तो यह वैशाली और मुजफ्फरपुर जिले में
फैला हुआ था। वर्तमान वैशाली और मुजफ्फरपुर जिले का जो क्षेत्र है उसी में लिच्छवी गणराज्य का क्षेत्र था। अब हम अंग महाजनपद के बारे में देख लेते हैं। अंग महाजनपद की जो राजधानी थी यह चंपा थी और अंग महाजनपद का विस्तार वर्तमान मुंगेर और भागलपुर जिले में था। वर्तमान मुंगेर और भागलपुर जिले में था, या हम दूसरे शब्दों में यह कह सकते हैं कि वर्तमान मुंगेर और भागलपुर जिले का क्षेत्र ही अंग महाजनपद का क्षेत्र था। अब हम आगे आते हैं मगध महाजनपद के बारे में। मगध महाजनपद महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली जनपद। इसकी जो राजधानी थी यह गिरिव्रज या राजगृह थी। इसे वर्तमान राजगीर भी, जो वर्तमान का राजगीर क्षेत्र है या राजगीर है, उसी को पहले गिरिव्रज या राजगृह कहा जाता था और यही गिरिव्रज या राजगृह मगध महाजनपद की राजधानी थी। इसका यदि हम वर्तमान विस्तार की बात करें तो यह पटना, नालंदा और गया जिलों में मगध महाजनपद विस्तारित था। वर्तमान का पटना जिला, नालंदा जिला और गया जिला मगध महाजनपद के क्षेत्र थे। अब हम मगध साम्राज्य के उत्कर्ष की बात करते हैं और उसके विस्तार की बात करते हैं। चूंकि बिहार से संबंधित है और बिहार जो है शक्ति का एक प्रमुख केंद्र था। प्राचीन काल में मेधा का एक प्रमुख केंद्र था। बिहार में न केवल प्रथम भारतीय उपमहाद्वीप के भारतीय इतिहास के प्रथम साम्राज्य की स्थापना हुई, बल्कि वैदिक धर्म का सबसे पहला विरोध भी कहां हुआ था? बिहार में हुआ था, बौद्ध धर्म, जैन धर्म के रूप में। अब हम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष की बात करते हैं और उसके विस्तार की बात करते हैं। देखिए, जो पुराण हैं, जो हिंदू धर्म ग्रंथ से संबंधित, हिंदू धर्म से संबंधित जो पुराण हैं, यह कहते हैं कि मगध साम्राज्य का जो आरंभ हुआ था वह बृहद्रथ वंश से हुआ था। अर्थात मगध साम्राज्य में शासन करने वाला पहला वंश बृहद्रथ वंश था। लेकिन बौद्ध ग्रंथों की यदि हम बात करें तो बौद्ध ग्रंथ कहते हैं कि मगध साम्राज्य पर शासन करने वाला पहला वंश हर्यंक वंश था। हर्यंक वंश था, ठीक है। और उसके बाद हम यदि मगध पर शासन करने वाले अन्य राजवंशों की बात करें तो इसमें शिशुनाग वंश शामिल है, उसके बाद नंद वंश आता है, उसके बाद मौर्य वंश आता है, उसके बाद शुंग वंश आता है, उसके बाद कौरव वंश आता है और उसके बाद गुप्त वंश आता है। ये वंशों का, ये राजवंशों का क्रम याद रखिएगा। पूछ सकता है परीक्षा में, बिहार स्पेशल से संबंधित परीक्षा, बिहार स्पेशल से संबंधित प्रमुख प्रश्न है। पूछ सकता है कि मगध साम्राज्य पर शासन करने वाले वंशों का क्रम बताइए। पहले शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, शुंग वंश, कौरव वंश और गुप्त वंश। सबसे खास बात यह है, सबसे खास बात यह है कि इन राजवंशों की जो राजधानी थी वह अस्थायी रूप से पाटलिपुत्र थी। सबसे खास बात यह है, ठीक है। यह पूछ सकता है कि किस वंश की राजधानी पाटलिपुत्र नहीं थी। ऑप्शन में ये दिया रहेगा, ये, ठीक है। इन दोनों में से कोई एक दिया रहेगा, ये दोनों दिया रहेगा और एक ऑप्शन दिया रहेगा कि बृहद्रथ वंश और हर्यक वंश दोनों, ठीक है। इसका उत्तर ये होगा। अब हम बृहद्रथ वंश के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। बृहद्रथ वंश की स्थापना किसने करी थी या बृहद्रथ वंश का संस्थापक कौन था? बृहद्रथ वंश की स्थापना बृहद्रथ नामक व्यक्ति ने करी थी और इसकी राजधानी गिरिव्रज या कुशाग्रपुर या वसुमती थी। 3 नाम दिए हुए हैं, याद कर लीजिएगा। बिहार स्पेशल से प्रश्नों से संबंधित प्रश्नों में पूछ सकता है, गिरिव्रज, कुशाग्रपुर या वसुमती। हम हर्यंक वंश के बारे में देख लेते हैं। हर्यक वंश का जो शासन काल रहा यह 544 से लेकर 412 ईसा पूर्व तक रहा। हर्यंक वंश की स्थापना किसने करी थी? हर्यंक वंश की स्थापना बिंबिसार ने करी थी और इसकी राजधानी भी गिरिव्रज या राजगृह थी। एक राजनीतिक शक्ति के रूप में यदि हम बात करें, राजनीतिक शक्ति के रूप में मगध का विस्तार या उत्कर्ष का सबसे पहला पड़ाव कहां से शुरू होता है? तो सबसे पहला पड़ाव इसी बिंबिसार के शासनकाल से शुरू होता है। प्रश्न पूछा जा सकता है कि राजनीतिक शक्ति के रूप में मगध का विकास किसके शासनकाल में होना शुरू हुआ? इसका उत्तर होगा बिंबिसार के शासनकाल में होना शुरू हुआ। बिंबिसार की एक पत्नी थी कौशल देवी या कोसला देवी, कभी कभी कहा जाए, किताबों में उसका उल्लेख मिलता है कोसला देवी के रूप में। वह बिंबिसार की पहली पत्नी थी और वह कौशल की राजकुमारी थी। चूंकि जब बिंबिसार और कौशल देवी का विवाह होता है, बिंबिसार और कौशल देवी का जब विवाह होता है तो उसके दहेज के रूप में
बिंबिसार को काशी का क्षेत्र मिलता है। क्या मिलता है? काशी का क्षेत्र मिलता है। यह प्रश्न याद रखिएगा। बिंबिसार पहला शासक था, बिंबिसार मगध का पहला शासक था जिसने अस्थाई सेना रखी। जिसने क्या रखी? अस्थाई सेना रखी। इसलिए इसे सेनीय अथवा सेनिया भी कहा जाता है। बिंबिसार मगध का पहला शासक था या भारतीय प्राचीन भारत के इतिहास का पहला शासक था जिसने अस्थाई सेना रखी, इसलिए इसे सेनीय कहा जाता है अथवा सेनिया कहा जाता है। बिंबिसार ने अपनी सेना में पहली बार हाथी का प्रयोग किया था। ध्यान देने वाली बात है, प्रश्न पूछ सकता है कि निम्नलिखित शासकों में से किसने अपनी सेना में पहली बार हाथियों का प्रयोग किया था? तो वह व्यक्ति बिंबिसार था। बिंबिसार के बाद हम अजातशत्रु के बारे में देख लेते हैं। अजातशत्रु बिंबिसार का पुत्र था। इसके शासन काल में जब यह शासक बनता है तो इसके शासन काल में मगध और कौशल के मध्य विवाद शुरू हो जाता है। और इस कौशल का शासक कौन था? कौशल का शासक प्रसेनजीत था। और इस विवाद का कारण क्या था? विवाद का कारण यह था काशी क्षेत्र पर पुनर्अधिकार करना एक विवाद का कारण था। हुआ यह था कि जब बिंबिसार की मृत्यु होती है तो चूंकि प्रसेनजीत अपनी बहन कोसला देवी से विवाह के परिणाम स्वरूप बिंबिसार को काशी का क्षेत्र दहेज में दिया होता है। तो जब बिंबिसार की मृत्यु होती है तो उसी के कुछ दिन बाद कोसला देवी की भी मृत्यु हो जाती है। इसके कारण यह प्रसेनजीत कहता है कि जब मेरी बहन नहीं रही तो अब मैं काशी वापस ले लेता हूं मगध साम्राज्य से। और जब यह काशी पर अधिकार करने की कोशिश करता है तो इसी मतभेद के कारण मगध और कौशल के मध्य संघर्ष छिड़ जाता है। और इस संघर्ष में जो पहला युद्ध होता है, ये देखिए पहला युद्ध होता है, उसमें प्रसेनजीत पराजित होता है। और जो इस संघर्ष का दूसरा युद्ध होता है उसमें अजातशत्रु पराजित होता है। लेकिन अजातशत्रु के पराजित होने के बाद भी प्रसेनजीत अपनी पुत्री वाजिरा का विवाह अजातशत्रु से करता है और पुनः दहेज स्वरूप काशी अजातशत्रु को दे देता है। दहेज स्वरूप काशी पुनः अजातशत्रु को दे देता है। अब प्रश्न यह पूछ सकता है कि काशी अंतिम रूप से किस शासक के द्वारा मगध में मिलाया गया? तो इसका उत्तर होगा अजातशत्रु। अजातशत्रु द्वारा काशी प्रांत को अंतिम रूप से मगध में मिला लिया गया। वज्जी संघ से युद्ध हेतु वज्जी संघ पर आक्रमण करने की इच्छा रखता था अजातशत्रु। अजातशत्रु ने वज्जी संघ पर युद्ध हेतु गंगा, गंडक और सोन नदी के संगम पर एक सैन्य छावनी का निर्माण किया ताकि वैशाली पर आक्रमण किया जा सके। नाम याद रखिएगा, प्रश्न पूछ सकता है कि वो सैन्य छावनी चूंकि बाद में पाटलिपुत्र नगर के रूप में बदलेगी तो नाम पूछ सकता है उन नदियों का कि पाटलिपुत्र नगर किन नदियों के संगम पे स्थापित है। गंगा, गंडक और सोन नदी के संगम पर एक सैन्य लेकिन अभी देखिए पाटलिपुत्र की स्थापना अभी नहीं हो रही, पाटलिपुत्र की स्थापना अभी आगे होगी। यहां पे अभी केवल एक सैन्य छावनी का गठन किया गया है, सैन्य छावनी का निर्माण किया गया है ताकि वैशाली पर आक्रमण करने में सुविधा हो, कोई दिक्कत न हो। और इस सैन्य छावनी को क्या नाम दिया गया है? इस सैन्य छावनी को पाटलीग्राम का नाम दिया गया है। इसी सैन्य छावनी को पाटलीग्राम कहा गया। कहां यह स्थापित था? गंगा, गंडक और सोन नदी के संगम पर यह पाटलीग्राम स्थापित था जो कि एक सैन्य छावनी था। अवंती का एक शासक था चंड प्रद्योत। अब प्रश्न यह भी पूछ सकता है कि अजातशत्रु का समकालीन शासक कौन था? तो चंड प्रद्योत अजातशत्रु का समकालीन शासक था। प्रसेनजीत अजातशत्रु का समकालीन शासक था। तो अवंती का एक शासक था चंड प्रद्योत और इसी के शासन काल में मगध की सुरक्षा हेतु अजातशत्रु ने राजगृह की किलेबंदी कराई थी। यह भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। दो चीज ध्यान रखिएगा, किस पर आक्रमण करने हेतु उसने पाटलीग्राम बसाया था? वज्जी संघ पर आक्रमण करने हेतु उसने पाटलीग्राम बसाया था।
और राजगृह की किलेबंदी किसकी आक्रमण से सुरक्षा के लिए कराई थी? तो चंड प्रद्योत या अवंती नरेश चंड प्रद्योत से सुरक्षा के लिए राजगृह की किलेबंदी कराई थी। दो तीन महत्वपूर्ण तथ्य और है। इसी के शासन काल के, अजात शत्रु के शासन काल के 8वें वर्ष में बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ, और उसके पश्चात जब महापरिनिर्वाण हुआ तो बुद्ध के अवशेषों पर अजात शत्रु ने राजगृह में एक स्तूप का निर्माण करवाया, और बुद्ध की मृत्यु के वर्ष ही, ध्यान देने वाली बात है, बुद्ध के मृत्यु के वर्ष ही राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन किया। फर्स्ट बौद्ध सरमन का आयोजन कहां हुआ था? राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में। और शासन काल के 8वें वर्ष में बुद्ध की मृत्यु हुई थी, और उसी वर्ष, इसी कहने का मतलब यह है कि अजात शत्रु के शासन काल के 8वें वर्ष ही बुद्ध की मृत्यु हुई, और इसके शासन काल के 8वें वर्ष ही बौद्ध संगीति हुई। एक प्रश्न और इंपॉर्टेंट है कि महावीर की मृत्यु के समय मगध का शासक कौन था? तो इसका उत्तर भी अजात शत्रु ही होगा, क्योंकि जब पावापुरी में महावीर की मृत्यु होती है तो उस समय भी शासक अजात शत्रु ही था मगध का। अब हम उदाइन के बारे में देख लेते हैं, या उदयभद्र के बारे में देख लेते हैं। इसने ध्यान देने वाली बात है कि ये जो उदाइन है, इसने अजात शत्रु द्वारा जो सैन्य छावनी था, जो पाटलिग्राम स्थापित किया था, उसको पाटलिपुत्र नगर के रूप में स्थापित किया। पाटलिग्राम को इसने क्या? पाटलिपुत्र नगर के रूप में स्थापित किया। किसने? उदाइन ने। जब पाटलिपुत्र नगर के रूप में इसको स्थापित किया तो उदाइन ने राजगृह से राजधानी पाटलिपुत्र पर स्थापित किया। तो प्रश्न पूछ सकता है कि वह पहला मगध का वह पहला शासक कौन था जिसने पाटलिपुत्र को राजधानी बनाई थी? तो वह शासक कौन था? वह शासक उदयन था। वह शासक उदयन था। ठीक है, अगले प्रश्न पे, अगले तथ्य की ओर चलते हैं। अब शिशुनाग वंश के बारे में हम देख लेते हैं। देखिए, जो शिशुनाग वंश का शासन काल था, यह 412 बीसी से लेकर 344 बीसी तक था। बीसी का मतलब बिफोर क्राइस्ट। कई बार यहां पे बी सी ई भी दे देता है, तो इसका मतलब होता है बिफोर कॉमन इरा। अब शिशुनाग वंश के संस्थापक की बात करते हैं तो शिशुनाग वंश का संस्थापक शिशुनाग था, और मगध का शासक बनने से पूर्व यह शिशुनाग काशी प्रांत का गवर्नर था। प्रश्न पूछ सकता है कि मगध का शासक बनने से पूर्व वह कौन सा शासक था जो कि काशी प्रांत का गवर्नर था? तो यह शिशुनाग इसी काशी प्रांत का गवर्नर था। अब देखिए, शिशुनाग एकमात्र, शिशुनाग वंश से संबंधित जब मैंने बोला था कि इन सभी वंशों की राजधानी अस्थायी रूप से पाटलिपुत्र रही, तो उसका अपवाद एकमात्र शिशुनाग है, क्योंकि शिशुनाग की दो राजधानियां थीं। शिशुनाग की दो राजधानियां थी, पहला गिरिव्रज और दूसरा वैशाली। पहली कौन सी थी? गिरिव्रज थी, और दूसरी वैशाली थी। इसकी राजधानी पाटलिपुत्र नहीं थी, जबकि इसके पहले उदयन ने पाटलिपुत्र को राजधानी के रूप में सबसे पहले स्थापित किया था। ठीक है, इसके बाद हम आगे चलते हैं तो कालाशोक या काकवड़ का शासनकाल आता है। अब देखिए, कालाशोक और काकवड़ ने अपनी राजधानी पुनः पाटलिपुत्र स्थानांतरित करी। इसके पहले जबकि हमने देखा था शिशुनाग ने अपनी जो राजधानी थी वह उदयन के द्वारा स्थापित पाटलिपुत्र को जो राजधानी के रूप में स्थापित किया गया था, वहां से स्थानांतरित करके वापस गिरिव्रज लाया और दूसरी राजधानी वैशाली स्थापित करी थी। लेकिन इसका पुत्र कालाशोक या काकवड़, इसने पुनः राजधानी गिरिव्रज से प्रतिस्थापित करके कहां पे लाया? स्थानांतरित करके पाटलिपुत्र लाया। और जब कालाशोक, ध्यान देने वाली बात है, सबसे पहली बार पाटलिपुत्र को मगध साम्राज्य की राजधानी किसने बनाई थी? तो इसका उत्तर होगा उदयन या उदयभद्र। लेकिन जब पूछेगा, प्रश्न यह है कि वह कौन सा शासक था जिसके द्वारा पाटलिपुत्र को मगध साम्राज्य की राजधानी बनाने के बाद अन्य वंशों ने भी उसका पालन किया, या उसके बाद से पाटलिपुत्र
कभी भी मतलब मगध की राजधानी पाटलिपुत्र से बाहर कहीं नहीं गई तो वह शासक कालाशोक होगा, क्योंकि जब कालाशोक ने राजधानी अपनी पाटलिपुत्र स्थानांतरित करी उसके बाद से पाटलिपुत्र ही सदैव मगध साम्राज्य की राजधानी रही। ध्यान देने वाला तथ्य है ये। आगे हम नंद वंश के बारे में देख लेते हैं। नंद वंश का शासनकाल 344 बीसी से लेकर 321 बीसी तक था, ईसा के पूर्व। नंद वंश का संस्थापक कौन था? नंद वंश का संस्थापक महापद्मनंद था। और ध्यान देने वाली बात है कि मौर्यों के उत्कर्ष के पूर्व, यदि प्रश्न पूछे कि मौर्यों के उत्कर्ष से पूर्व वह कौन सा शासक था जिसके शासनकाल में मगध साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार हुआ, तो यह महापद्मनंद ही था, जो मौर्यों के उत्कर्ष से पूर्व मगध साम्राज्य का जिसने सर्वाधिक विस्तार किया। भारतीय इतिहास में पहली बार मगध साम्राज्य की सीमाओं ने गंगा घाटी के मैदानों का अतिक्रमण किया। उस समय शासक महापद्मनंद था और सबसे पहली बार अस्थायी सेना किसने रखा था? बिंबिसार ने रखा था। ध्यान देने वाली दो अलग अलग चीजें हैं, ठीक है। सबसे अधिक विस्तार यदि हुआ तो मौर्यों के उत्कर्ष से पूर्व महापद्मनंद के शासनकाल में हुआ, और गंगा घाटी का पहली बार अतिक्रमण मगध साम्राज्य की सीमाओं ने महापद्मनंद के शासनकाल में किया। मगध का यह प्रथम शासक था, महापद्मनंद मगध का प्रथम शासक था जिसने विंध्य पर्वत के दक्षिण में सैन्य अभियान किया। ध्यान देने वाली बात है, प्रश्न पूछ सकता है कि मगध का वह पहला शासक कौन था जिसने विंध्य पर्वत के दक्षिण में सैन्य अभियान किया, तो वह महापद्मनंद ही था। आगे देख लेते हैं घनानंद के बारे में। घनानंद अंतिम 9 नंद शासकों में, जो ये कहा जाता है कि ये 9 शासक, नंद वंश के जो 9 शासक थे ये भाई थे, तो 9 नंद शासकों में घनानंद अंतिम नंद शासक था। यह सिकंदर का समकालीन नंद शासक था। नंद वंश की सैन्य शक्ति विशेषकर हस्ती सेना के कारण सिकंदर के सैनिकों ने व्यास नदी को पार करने से इनकार कर दिया, और चाणक्य की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने इसी घनानंद की हत्या करके मौर्य वंश की स्थापना करी थी। अच्छा, हस्ती सेना के कारण सिकंदर के सैनिकों ने व्यास नदी को पार करने से इनकार कर दिया, और हस्ती सेना को अपनी सेना में इंट्रोड्यूस सबसे पहली बार किसने किया था? तो बिंबिसार ने किया था। ये याद रखिएगा, बिंबिसार ने किया था। बिंबिसार ही भारतीय इतिहास का पहला शासक था जिसने अस्थायी सेना रखी थी। अब देख लेते हैं, कई बार प्रश्न यह पूछा जाता है मगध के निम्नलिखित में से मगध के उत्कर्ष के कारणों पर चर्चा करें, या कारण कौन कौन से थे। सबसे पहली चीज हम देख लेते हैं, मगध के क्षेत्र में लोहे के खानों की पर्याप्त उपस्थिति। जहां लोहे के खान रहेंगे निश्चित तौर पर वहां से लौह अयस्क निकाले जाएंगे और उनसे गुणवत्तापूर्ण हथियार बनेंगे। गुणवत्तापूर्ण हथियारों से साम्राज्य विस्तार होगा, युद्ध के समय आप उन पे हावी होंगे, और जो लोहे निकाले जाएंगे उनसे कृषि उपकरण बनेंगे। जब कृषि उपकरण बनेंगे तो अच्छी खेती होगी, उत्पादन फसल अधिशेष अच्छा होगा। ये हो गया, लोहे के खानों की उपस्थिति ने कृषि और युद्ध के क्षेत्र में मगध को आगे बढ़ाया, मगध को अग्रणी कर दिया। दूसरा हम देखते हैं मध्य गांगेय घाटी में, गंगा की मध्य गंगा घाटी के केंद्र में ही मगध की उपस्थिति थी। मतलब मध्य गंगा घाटी के क्षेत्र में मगध की उपस्थिति, यह बहुत उर्वर क्षेत्र था, अत्यधिक उर्वर क्षेत्र था। अतः मगध में कृषि की संपन्न अवस्था थी। कृषि तत्कालीन समय में अपने चरम पे था। चूंकि जब कृषि अधिक होगी तो अत्यधिक कृषि अधिशेष हमें प्राप्त होगा। जब कृषि अधिशेष अधिक हमें प्राप्त होगा तो समृद्ध व्यापार होगा। देखिए एक दूसरे, देखिए लोहे की उपस्थिति है तो कृषि उपकरण अच्छे बनेंगे। ज्योग्राफी का कितना इंपॉर्टेंस है मगध साम्राज्य के उत्कर्ष में, आप जब ये चारों पांचों ये रीजन देखेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। देखिए लोहे के खदान उपस्थित हैं, बेहतरीन कृषि उपकरण बनेंगे, मध्य गंगा घाटी में है, उपस्थित है मगध साम्राज्य, तो जमीन तो उर्वर है ही, और इस बेहतरीन कृषि उपकरण की सहायता से कृषि की
और संपन्नता बढ़ेगी, कृषि कार्यों की संपन्नता बढ़ेगी, तो अत्यधिक कृषि अधिशेष प्राप्त होगा, और जब कृषि अधिशेष प्राप्त होगा तो समृद्ध व्यापार होगा, और जब समृद्ध व्यापार होगा तो समृद्ध नगर बनेंगे, और समृद्ध नगर ही एक महान साम्राज्य का निर्माण करेंगे। अब उसके बाद और चीज हम देख लेते हैं, जैसे जो दोनों राजधानियां थी, हम गिरिव्रज की बात करते हैं या राजगृह, गिरिव्रज या राजगृह की बात करते हैं, तो ये राजगृह 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ था, 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ था। और पाटलिपुत्र की बात करते हैं, पाटलिपुत्र की बात करते हैं तो पाटलिपुत्र 3 नदियों के संगम पे था। सोचिए युद्ध की दृष्टि से कितना अधिक सुरक्षित है, 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है एक, और एक 3 नदियों के संगम पर स्थित है। युद्ध के दृष्टि से कितना मतलब सुरक्षित क्षेत्र था। और चूंकि ये 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ था, तो पहाड़ों में क्या होंगे, पहाड़ों में जंगल होंगे, और उन जंगलों में हाथियों की प्रचुर उपस्थिति थी, हाथियों की प्रचुर उपस्थिति थी। और इन हाथियों की उपस्थिति के कारण मगध की सेना में इन हाथियों को हस्ती सेना के रूप में हाथियों को शामिल किया गया। और हाथियों ने युद्ध में तत्कालीन समय में, जब उस समय अश्व तो थे नहीं, अश्व को तुर्कों ने इंट्रोड्यूस किया था, तो उस समय हाथियों ने युद्ध क्षेत्र में मगध साम्राज्य की रणनीतिक बढ़त बढ़ा दी। तो आज उम्मीद है यह श्रृंखला आज यहीं पे हम समाप्त करते हैं। उम्मीद है यह श्रृंखला आपको अच्छी लगी होगी। आपको बहुत सारे प्रश्न परीक्षा में इस श्रृंखला से मिलेंगे। बिहारी स्पेशल की ऐसी श्रृंखला का हम अध्ययन करेंगे, जो कि एक बार यदि आप ध्यान लगाकर आप पढ़ लेंगे, आप पढ़ लेंगे साथ में, तो ये प्रश्न ये कभी भूलने वाले नहीं हैं आपको। और इस तरीके से आपको मैं बताऊंगा कि एक बार में आपको क्रिस्टल क्लियर होगा, और परीक्षा में आते हुए प्रश्न आप मतलब पूरे विश्वास के साथ आप सही करके आएंगे। इसके बाद कल हम आगे मौर्य वंश पढ़ेंगे और मध्यकालीन बिहार के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तब तक आप अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से जारी रखिए, क्योंकि आपके सामने आपका लक्ष्य है 67वीं बीपीएससी में आपको सफल होना है। आप अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।